हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मैं रज़ी अख्तर। हम लोग कंटिन्यू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस एंड बोस एटॉमिक मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह हमने पढ़ा था। आज जो डिस्कस करेंगे हम लोग, छोटे सा टॉपिक है, स्मॉल साइज का, लेकिन इम्पोर्टेंट है स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। वो ये वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, इसको आप चूँकि मोस्टली हम लोग इसको अप्लाई करेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन पे, तो आप कह सकते हो डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। तो क्या देखिए ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और कैसे डेवलप हुआ। तो एक्चुअली में डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में पता चला। क्या देखो, लाइट के दो नेचर होते हैं, एक को आप वेव नेचर कहते हो जिसमें इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन नहीं आप स्टडी करते हैं, और पार्टिकल नेचर में जैसे हमने पढ़ा था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नहीं, तो इन दो इफेक्ट को, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये मानना होगा कि पार्टिकल नेचर के लाइट होते हैं। इसमें फोटोन होता है, फोटोन को पार्टिकल बोलते हैं जिसकी आप एनर्जी निकालते थे, इक्वल टू hc/λ। उसी तरह से इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको लाइट को वेव मानना पड़ेगा। ये दोनों नेचर के हैं। तो देखो, इन दोनों, कुछ साइंटिस्ट ये मानते थे, कुछ साइंटिस्ट ये मानते थे, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन था। ठीक है, डी ब्रॉगली ने इन दोनों के कॉन्ट्रडिक्शन को ओवरकम किया और एक इक्वेशन दिया जिससे ये प्रूफ हुआ कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होते हैं। अगर मान लो पार्टिकल नेचर है तो आप कहोगे बताइए उसका मोमेंटम क्या, वेलोसिटी क्या है, और वेव नेचर है तो वेवलेंथ। नहीं, अगर दोनों है तो कोई ऐसा इक्वेशन तो लाओ जो ये बताए कि दोनों है। तो इसको एक्सप्लेन किया डी ब्रॉगली ने। डी ब्रॉय इसको बोलते हैं, डी ब्रॉय प्रोनाउंसिएशन करते हैं, डी ब्रॉगली भी बोल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, इन्होंने एक इक्वेशन दिया दैट इज कॉल्ड व्हाट, डी ब्रॉगली इक्वेशन। सबसे पहले उन्होंने कहा कि लाइक रेडिएशन इलेक्ट्रॉन आल्सो हैव डुअल बिहेवियर। जैसे लाइट के पास दो तरह के बिहेवियर होते हैं, उस तरह से इलेक्ट्रॉन के पास भी दो तरह के बिहेवियर होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या, इवन मैटर के पास दो तरह के बिहेवियर होते हैं, सब कुछ के पास नहीं। जैसे ये पेन है, इसके पास भी दो तरह के बिहेवियर है, और ट्रक जा रहा है उसके पास भी दो तरह के बिहेवियर हैं, एरोप्लेन जा रहा है उसके पास भी दो तरह के बिहेवियर हैं। मतलब उसमें पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। ठीक है, तो इन्होंने एक अच्छी बात बताई कि ये दोनों तरह चूंकि इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई कर रहे थे हम लोग, तो इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन के पास भी दो तरह के बिहेवियर होते हैं, और कहा कि मैं एक इक्वेशन प्रोवाइड कर रहा हूं और विद द हेल्प ऑफ दैट आप देख लो। जैसे उन्होंने कहा कि जो वेवलेंथ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, और वेवलेंथ एसोसिएटेड होता है किसके, वेव नेचर के, और मोमेंटम जिसको मास इनटू वेलोसिटी कहते हो, ये एसोसिएटेड होगा किसके, पार्टिकल नेचर के। तो जरा आप ध्यान सुनना बच्चे, इक्वेशन आया लैम्डा इक्वल टू h/p। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, आप वेवलेंथ किसी भी मेजर कर सकते हो, एंगस्ट्रॉम में, मीटर में, सेंटीमीटर में, व्हाटएवर। अच्छा, यहाँ पे देखिए h को आप कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट दैट इज 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। आप इसकी वैल्यू जानते हो, ये कांस्टेंट वैल्यू है। और p को आप कहते हैं मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो इसी को आप लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला आ गया आपका, h इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू h बाई मास इनटू वेलोसिटी। वे m क्या है मास, v क्या है वेलोसिटी। अब किसकी वेलोसिटी, तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का मास आपको मालूम है, जो वेलोसिटी देगा आप फाइंड कर लोगे। ठीक है, मैंने कहा कि ये वेवलेंथ किसी का भी हो सकता है, किसी पार्टिकल का हो सकता है, किसी भी मैटर का हो सकता है, एरोप्लेन का हो सकता है, ट्रक का हो सकता है, ड्यूस बॉल का हो सकता है, क्रिकेट बॉल का हो सकता है, फुटबॉल का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन बाद में इन्होंने एक अच्छी बात बताई कि हो तो सबका सकता है, लेकिन आप अप्लाई करोगे, इसको इंप्लीमेंट करोगे ओनली ऑन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, एलिमेंटल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, आयंस, मॉलिक्यूल्स, इन पे आप अप्लाई करोगे। उसके पीछे क्या, तो देखो, सबसे पहले ये पूछा गया कि तो इक्वेशन लाए कहां से हो भाई, ये कहां से आया बताओ, कहां से ड्राइव किया आपने, कैसे प्रूफ करोगे। तो देखो, इनको सपोर्ट मिला आइंस्टाइन इक्वेशन से, है ना। तो इक्वल टू mc² आप जानते हो ना, ये भी आपको ये डी ब्रॉगली को नोबेल प्राइज भी मिला। ठीक है, तो इक्वल टू mc² और इक्वल टू hc/λ, ये दोनों आप एनर्जी ऑफ फोटोन है, और ये आप जानते हो एनर्जी ऑफ मास का कन्वर्जन है, फेमस इक्वेशन। तो अगर ये दोनों एनर्जी है तो इसको हमने इक्वेट कर दिया।
तो मास इंटू वेलोसिटी h बाई एस बाई लेमडा, सी सी कैंसिल कर दो, तो मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम h बाई लेमडा। तो अब ये मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का, जैसे आपने लाइट के पार्टिकल का यूज किया, ये कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो किसमें, फोटोन के लिए भी, लाइट के लिए भी, क्योंकि ये देखो मास इंटू वेलोसिटी हमने लाइट का ही लिया है, और इसको किसी पार्टिकल के लिए भी यूज कर सकते हो। मैंने कहा कि आप एटम के लिए यूज कर लो, या फिर डूस बॉल के लिए यूज कर लो, या क्रिकेट के ट्रक के लिए यूज कर लो, बस के लिए यूज कर लो, जिसके लिए जो भी मूविंग पार्टिकल है। लेकिन इन्होंने अच्छी बात यह बताई, किसने, डी ब्रोगली ने, कि ओनली एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रोस्कोपिक का मतलब छोटा पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, देखिए एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, इन पे अप्लाई होगा। ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे अप्लाई नहीं होगा। मैक्रोस्कोपिक का मतलब हो गया हेवी पार्टिकल, ठीक है। तो नॉट एप्लीकेबल फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक क्रिकेट बॉल, बस, एरोप्लेन, इस पे एप्लीकेबल नहीं है। क्यों, सवाल आया क्यों, तो कहा देखो, देखते हैं कैलकुलेट करके। जैसे मान लीजिए क्रिकेट बॉल आपका हाफ केजी का है, जैसे 0.5 केजी का क्रिकेट बॉल है, और उसको 100 मीटर पर सेकंड से मान लो किसी ने फेंका, तो इसका वेवलेंथ निकालेंगे। एच की वैल्यू क्या है बच्चे, 6.62 × 10⁻³ जूल सेकेंड। मास आपने लिया है 0.5 केजी, और वेलोसिटी लिया आपने 100 मीटर। सॉल्व करेंगे तो 1.12 × 10⁻35 आएगा। ये बताओ 10⁻35 बहुत कम नहीं है? ये इतना कम है कि ये आप इसको मेजर नहीं कर सकते ना, ये मेजरेबल नहीं है, तो नॉट सिग्निफिकेंट। दैट मीन्स कि इनके पास भी वेवलेंथ होता है। क्रिकेट बॉल के पास भी, जो आधे केजी का है, 100 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, इनके पास भी वेवलेंथ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ये सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि इतना कम वैल्यू आ रहा है, इतना कम वैल्यू आ रहा है कि हम इसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक हाइपोथेटिकल बन गया। अच्छा, कहा कि अगर आप यही काम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए करते हो, माइक्रोस्कोपिक का मतलब छोटे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो वहां पे सिग्निफिकेंट वैल्यू आपको मिलेगी, तो वहां आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हो। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि क्यों मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे डी ब्रोगली इक्वेशन वैलिड नहीं है, तो आप कहेंगे उनसे वेवलेंथ आएगा बहुत कम, जो कि ऑलमोस्ट मेजरेबल नहीं है। 10⁻35 बहुत कम होता है बच्चे। अब आइए, कहा ठीक है, चलो देखिए इसका जो समरी है, आपने जो इक्वेशन लिखा है वो क्या लिखा है बच्चे, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। ये तो कांस्टेंट होता है, अगर मास बढ़ाओगे तो वेवलेंथ घटेगा, देख लीजिए, वेलोसिटी बढ़ाओगे तो वेवलेंथ घटेगा, दोनों बढ़ाओगे तो भी घटेगा नहीं, क्योंकि यहां पे मोमेंटम एंड वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देख लो बच्चे, और मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो मास की वैल्यू बढ़ा दोगे तो वेवलेंथ घट जाएगा, वेलोसिटी बढ़ाओगे तो भी वेवलेंथ घट जाएगा, ठीक है। अब हमें यह देखना है कि अगर मान लो कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी है ना, तो उस काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम से हम कैसे कोरिलेट कर पाएंगे, या वेवलेंथ से कैसे कोरिलेट कर पाएंगे काइनेटिक एनर्जी को। तो रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। तो देखो बच्चों, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए आप ये देखिए, काइनेटिक एनर्जी होता क्या है भाई, हाफ mv²। तो एक काम करिए कि राइट और लेफ्ट दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बना मास इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m² v²। आप जानते हो m² v² ही क्या होता है, मोमेंटम का स्क्वायर होता है। तो मास इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 मोमेंटम का स्क्वायर आ गया। तो यहां से मोमेंटम फाइंड करेंगे बच्चों, तो आपको मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर मेडिकल एंट्रेंस वाले बच्चों के लिए इस पे क्वेश्चन आते हैं, आईटी में भी आते हैं भाई। तो मोमेंटम इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी यहां से जो हमने मोमेंटम निकाला, मोमेंटम दैट इज p इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2mk, बताइए, √2mk। तो यहां पे m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल है, और k उसका काइनेटिक एनर्जी है। नहीं, अगर आप इलेक्ट्रॉन लोगे तो 9.1 × 10⁻31 लेना पड़ेगा ग्राम,
और ये जो आपके पास है के, ये काइनेटिक एनर्जी है और ये मोमेंटम है। ठीक है, अब आप देखिए यहां से मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, h बाई लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू पुट कर दो, ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब आपसे वेवलेंथ देगा ऑफ पर्टिकुलर पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल का वेवलेंथ देकर उसका मास देकर आपसे कहेगा काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो, या काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करके मास प्रोवाइड करके कहेगा वेवलेंथ निकालो। तो इस पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे बच्चों। ये था रिलेशन बिटवीन मोमेंटम, है ना, काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ कह सकते हो आप। देखो तो ये यहां से देखो वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी में मेन रिलेशन आ गया आपका। तो रिलेशन बिटवीन, आप मोस्ट अप्रोप्रिएट यहां पे क्या लिखिए, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको किसी भी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी गिवन हो मास के साथ, तो वेवलेंथ कैलकुलेट किया जा सकता है बच्चों विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन। अब आइए कहा कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q एक्सेलरेटेड हो विथ पोटेंशियल V, दैट मीन्स कि देखिए ये इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इक्वल टू, मान लो यहाँ पे 0 और V इक्वल टू V, तो डेल्टा V मान लेते हैं V ही होगा। अच्छा, इसमें अगर किसी चार्ज पार्टिकल को प्लेस करेंगे तो वो मूव करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को कोरिलेट करना है किससे, चार्ज एंड पोटेंशियल से। तो जैसा कि आप जानते हो जो वर्क डन होगा वो चार्ज इनटू पोटेंशियल होगा, ये आप जानते हैं फॉर्मूला। और वर्क डन का मतलब यहाँ पे क्या लेते हैं आप, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आ गया, Q इंटू वी। हियर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, चार्ज इंटू पोटेंशियल। ये V का मतलब वेलोसिटी नहीं है, यह V इज पोटेंशियल, V इज पोटेंशियल। गेटिंग और नॉट। तो यहां वेवलेंथ इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे, लेमडा इक्वल टू h अपॉन, देख लीजिए 2m, काइनेटिक एनर्जी के बदले क्या लिख दोगे आप, चार्ज इंटू पोटेंशियल, है ना। यहां पे काइनेटिक एनर्जी के बदले क्या लिख दोगे, चार्ज इंटू पोटेंशियल। ठीक है, अब यहां पे सारे कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन के लिए देखें, ये फॉर्मूला आप इलेक्ट्रॉन के लिए देखें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हो, और अगर आपको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना, सॉरी पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो ये सारी वैल्यू तो कांस्टेंट है, ये। तो जब आप इसको फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी आपको मेन। तो 12.27 अपॉन स्क्वायर रूट में क्या है बच्चे, पोटेंशियल है। तो आपको पोटेंशियल दिया जाए, वेवलेंथ पूछ दिया जाए, निकाल दोगे आप। वेवलेंथ दे, पोटेंशियल पूछे, आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। लेकिन याद रखना कि ये हमने जो स्पेसिफिक निकाला है वो ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन है बच्चों, जबकि ये फॉर्मूला आप किसी के लिए भी यूज कर लो, क्योंकि मास, अब किसी के लिए मास पुट करना पड़ेगा ना। यहाँ पे हम तो ऑलरेडी मास डेवलप कर पुट कर चुके हैं, और किसका, इलेक्ट्रॉन का। दैट्स व्हाई ये फॉर्मूला वैलिड होगा ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए बोर्स एटॉमिक मॉडल एंड डी ब्रोगली इक्वेशन कॉन्सेप्ट। तो देखो डी, ये आपको याद होगा बोर्स एटॉमिक मॉडल में आपको बताया गया था कि अगर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल हो, जिस ऑर्बिट में ये होगा, पॉसिबल होगा, वो ऑर्बिट आपका पॉसिबल ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाएगा, या जिसकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी, और उसमें जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ना ही एनर्जी इमिट करेगा ना ही एब्जॉर्ब करेगा। ऐसा कुछ आपको बताया था बोर्स ने अपने बोर्स एटॉमिक मॉडल में। तो आप देखिए, उससे पूछा गया था ये कहां से आया, ये है कहां से लाए आप, नहीं ये कैसे प्रूफ हुआ भाई, mvr इक्वल टू h/2π कैसे प्रूफ करोगे। तो इसको प्रूफ किया किसने, डी ब्रोगली ने। कैसे, देखो आप 2πr इक्वल टू क्या लिखते हो, n लैम्डा, और लैम्डा इक्वल टू h/p। ये उस टाइम न्यूटन को सॉरी ये उस टाइम बोर्स को पता नहीं था, नहीं। तो 2π इक्वल टू क्या गया, nh/m इंटू v। देख लीजिए आप, p की वैल्यू पुट कर दो, अब इसको रिऑर्गेनाइज करो तो क्या आ जाएगा बच्चे, mv और r nh/2π। देखिए प्रूफ हो गया। अब मान लीजिए ये आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ वेव कितने बनेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ फर्स्ट ऑर्बिट में
नंबर ऑफ वेव्स कितने बनेंगे, तो कैसे फाइंड करोगे आप, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करिए, तो एक वेव आएगा, मतलब यहां से यहां तक एक ही वेव में पूरा हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस कवर कर लेगा भाई। और सेकेंड ऑर्बिट में तो 2 वेव होगा, तो जितने नंबर ऑफ ऑर्बिट होंगे उतने वेव्स उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में मिलेंगे। जैसे 5th ऑर्बिट है तो 5th ऑर्बिट में नंबर ऑफ वेव्स कितने होंगे, 5 होंगे बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, फाइंड रेशियो ऑफ व्हाट, वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये देखिए एक सिंपल सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कहा गया फाइंड रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर मोमेंटम इज सेम। पहला क्वेश्चन ये है कि मोमेंटम सेम होना चाहिए, दूसरा वेलोसिटी सेम होना चाहिए, और तीसरा आपके पास है काइनेटिक एनर्जी सेम होना चाहिए। तो अगर मोमेंटम सेम है तो आप बता सकते हो क्या वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा। अगर वेलोसिटी सेम है तो क्या होगा, और इफ काइनेटिक एनर्जी सेम देन व्हाट विल बी द रिजल्ट। तो लेट्स सी बच्चों, देखिए वेवलेंथ इक्वल टू h बाई पी अभी पढ़ा, और चूंकि मोमेंटम सेम है तो हमने दोनों में सेम रखा, h2, दोनों का रेशियो निकाला, देखिए 1:1 का रेशियो है। तो आपने अगर मोमेंटम सेम कर दिया तो चाहे कोई भी पार्टिकल हो उसके वेवलेंथ का रेशियो 1:1 ही आएगा। गेटिंग और नॉट, दैट मीन्स कि ये और किसी फैक्टर पर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, h ऑलरेडी कांस्टेंट है और मोमेंटम भी कांस्ट कर दिया तो 1:1 आएगा। सेकेंड है वेलोसिटी सेम, अगर वेलोसिटी सेम हुआ तो फिर से देखिए h अपॉन m1v और h अपॉन m2v, यहां से सॉल्व करिए, h अपॉन m1v इंटू m2v को ऊपर ले जाओ, h को नीचे ले जाओ, h कैंसिल हो गया, और v चूंकि आपने कह दिया है वेलोसिटी सेम है तो ये दोनों वेलोसिटी सेम है, कैंसिल हो गया, m2 अपॉन m1। क्या आप जानते हो जो अल्फा पार्टिकल है उसका मास 4 होता है, और जो आपके पास हाइड्रोजन है उनका मास 1 होता है, इलेक्ट्रॉन जो लिया है हमने भाई, तो ये 4:1 का रेशियो आएगा बच्चे। तो अगर वेलोसिटी सेम कर दोगे तो वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन इसका क्या आएगा, 4:1 का आएगा बच्चे। अब आइए, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल पूछा गया था ना, प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल। अच्छा अब आप ये बताइए, फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो आप प्रोटॉन का मास 1 ही तो लोगे, m1 इक्वल टू 1 और ये 4 हो गया, तो 4:1 का रेशियो आएगा। अब आइए नेक्स्ट आपके पास है कि अगर काइनेटिक एनर्जी सेम हुआ तो, थर्ड में देखिए इफ काइनेटिक एनर्जी सेम, तो फिर से फॉर्मूला क्या लिखने वाले हैं यहाँ बच्चे, λ1 इक्वल टू h अपॉन √2m के, λ2 इक्वल टू h अपॉन 2m2 के। तो m1 m2 मान लीजिए आप, क्योंकि मास यहाँ पे सेम नहीं है, जब आप इसका रेशियो निकालेंगे बच्चे तो अगेन m2 अपॉन m1 आएगा, बट इनसाइड स्क्वायर रूट। तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है 4, प्रोटॉन का मास कितना होता है 1, तो ये क्या आ गया बच्चे, स्क्वायर रूट से बाहर इसको करो 2, तो 2:1। दैट मीन्स कि अगर आपने काइनेटिक एनर्जी को सेम कर दिया तो वेवलेंथ का जो रेशियो आएगा बच्चों 2:1 आएगा। अगर आपने वेलोसिटी को सेम कर दिया अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन के लिए तो 4:1 आएगा, और अगर आपने मोमेंटम सेम कर दिया तो रेशियो 1:1 आएगा। तो गेटिंग और नॉट बच्चों। अब आप देखिए, कह रहा फाइंड रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ ए एंड बी, फाइंड रेशियो ऑफ ए एंड बी। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको स्कूल में भी मिल सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिल सकता है। कहा गया क्या कि फाइंड रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ ए एंड बी इफ मोमेंटम ऑफ ए इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी। तो आप बताइए कि वेवलेंथ ऑफ ए और वेवलेंथ ऑफ बी का रेशियो क्या होगा
अगर अगर मोमेंटम ऑफ ए 50% ज्यादा है दैट ऑफ बी। तो देखो बच्चों सिंपल है, एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करिए। मोमेंटम ऑफ बी को मान लो आप x, मोमेंटम ऑफ बी इज इक्वल टू x। तो मोमेंटम ऑफ ए कितना हो जाएगा बच्चे, x का 50%, तो x प्लस 50x अपॉन 100, तो 2 एक 3x बाई 2 आ गया, तो आपको मिला 3x बाई 2 मोमेंटम ऑफ ए, और मोमेंटम ऑफ बी क्या था, x था। तो अब आप देखिए बच्चे रेशियो निकालेंगे लेमडा ए अपॉन लेमडा बी, तो h अपॉन पी ए, और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा भाई, pb अपॉन एच कैंसिल आउट हुआ कि नहीं हुआ, तो आपको क्या मिला pb अपॉन pa। तो pb की वैल्यू क्या माना था आपने x, और pa की वैल्यू क्या माना 3x बाई 2, x कैंसिल 2 ऊपर गया, तो 2:3 को रेशियो आएगा। तो अगर आपने मोमेंटम ऑफ ए को 50% ज्यादा कर दिया दैट ऑफ बी, तो बी अगर x है तो a कितना हो जाएगा भाई 3x बाई 2। अब आप इन दोनों का रेशियो निकालिए, तो 2:3 आएगा। सिंपल क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे देखते हैं, कह रहा इफ वेलोसिटी ऑफ ए इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी, अगर ए की वेलोसिटी 20% लेस देन है बी से, और मास सेम है। देखो बच्चे क्या दिया गया, और मास क्या है, सेम है, तो आप बताइए कि वेवलेंथ ऑफ ए और वेवलेंथ ऑफ बी का रेशियो क्या होगा अगेन। तो फिर से वेलोसिटी ऑफ ए को आप वेलोसिटी ऑफ बी को मान लिया आपने x, तो वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा बच्चे x माइनस, चूंकि 20% लेस है तो x माइनस 20x अपॉन 100। तो ये सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 5x माइनस x अपॉन 5, तो 4x बाई 5 आ गया क्या वेलोसिटी ऑफ ए, और वेलोसिटी ऑफ बी को x मान लिए हो आप। तो लेमडा ए अपॉन लेमडा बी क्या हो जाएगा बच्चे h अपॉन m इंटू ए, मास कांस्टेंट है यहाँ पे, m इंटू बी, तो h क्या हो गया कैंसिल, m कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी को आपने माना है x, और वेलोसिटी ऑफ बी चूंकि 20% ज्यादा था, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे 4x बाई 5, 4x बाई 5, तो x और x क्या हो गया कैंसिल आउट, 5 ऊपर चला गया, तो रेशियो आपको क्या मिला 5:4। तो अगर a की वेलोसिटी b से 20% कम है, तो वेवलेंथ ऑफ a और वेवलेंथ ऑफ b का जो रेशियो आएगा दैट विल बी 5:4 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, जरा आप खुद देखिए, ट्राई करिए कि इफ मास ऑफ ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी एंड वेलोसिटी ऑफ ए इज 25% लेस देन दैट ऑफ बी। तो एक केस में वेलोसिटी ज्यादा है 25% और दूसरे केस में क्या ज्यादा है बच्चे, मास ज्यादा है। इफ मास ऑफ ए 25% मोर देन दैट ऑफ बी, तो एक में मास ज्यादा है 25% और उसी में वेलोसिटी की बात करें तो 25% लेस है। तो आप बता दीजिए कि दोनों के वेवलेंथ का रेशियो क्या आएगा। देखो बच्चे मास ऑफ बी अगर आप मान लेते हो x, तो मास ऑफ ए क्या होगा, चूंकि 20% मोर है तो x प्लस 20x बाई 100, 25 4 जा 4 1 5 आ गया है कि नहीं, ये 4 1 5, तो ये लिखेगा 5x। तो वेलोसिटी ऑफ, मान लीजिए आप वेलोसिटी ऑफ b क्या है x, तो वेलोसिटी ऑफ a क्या होगा 25% लेस है, देख लीजिए यहाँ पे। तो वेलोसिटी ऑफ a इक्वल टू आएगा बच्चे x माइनस 25x बाई 100 दैट इज 3x बाई 4। ठीक है, तो मास ऑफ b कितना x, मास ऑफ a कितना बताइए 5x बाई 4, वेलोसिटी ऑफ b कितना x और वेलोसिटी ऑफ a कितना, तो वेलोसिटी ऑफ a आ जाएगा बच्चे 3x बाई 4। तो अब आप इन दोनों का रेशियो निकालिए, तो वेवलेंथ ऑफ a अपॉन वेवलेंथ ऑफ b इक्वल टू h अपॉन MAVA इंटू MV VB अपॉन HH कैंसिल कर दो और देख लो भाई
तो बता दीजिए मास ऑफ बी कितना है, देखते हैं मास ऑफ बी x है, बोलिए वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, तो वेलोसिटी ऑफ बी भी क्या है, x है। ठीक है बच्चों, और सिमिलरली आपको बताना होगा मास ऑफ ए कितना है, तो मास ऑफ ए 5x अपॉन 4 है बच्चों, और मास ऑफ बी निकाला आपने, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बी निकाला 3x/4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे 16:15 का रेशियो आपको मिलेगा। गेटिंग और नॉट, समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? तो मास ऑफ बी को अगर आपने x माना तो चूंकि b a के मास से 25% ज्यादा है, तो जितना x है उसका 25% निकालो, तो x प्लस 25x/100, तो ये वैल्यू आई आपको 5x/4। वेलोसिटी ऑफ b, ये वेलोसिटी ऑफ b क्या है, x, तो वेलोसिटी ऑफ a क्या होगा, x माइनस 25x/100। सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3x/4। अब आप इन दोनों का रेशियो निकालिए, लेमडा a अपॉन लेमडा b, h अपॉन एम ए इंटू एम वी इंटू एम वी 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 अपॉन h, तो एच एच कैंसिल हो गया भाई। तो आप देखिए फिर यही क्या लिखोगे आप, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास ऑफ b कितना है x, और मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ b कितना है x। उसी तरह से यहां बताइए मास ऑफ a कितना है भाई 5x/4, और चेक करो वेलोसिटी ऑफ b कितना है 3x/4। लेट्स सॉल्व इट, रिजल्ट मिला आपको 16:5। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हालांकि सिंपल है, मिल सकते हैं। और आप देखिए यहां पे कहा गया कि अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ A इज 200% मोर देन दैट ऑफ B, तो वेवलेंथ का रेशियो निकालो। अगर A की काइनेटिक एनर्जी B से 200% ज्यादा है, तो फिर A और B के वेवलेंथ का रेशियो आपको बताना होगा प्यारे बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी B को आप मान लीजिए x, तो A क्या हो जाएगा भाई, x का 200% मतलब 3x। ये दो यार, x इंटू 200x अपॉन 100, तो ये आ गया आपका क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ A इक्वल टू 3x, और काइनेटिक एनर्जी B इक्वल टू क्या था आपका x। अब आइए वेवलेंथ ऑफ A और वेवलेंथ ऑफ B का जब रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा, h अपॉन, देख लीजिए रूट अंडर MKA, और यहाँ पे MKB अपॉन h तो कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया भाई। अब मास और काइनेटिक एनर्जी, तो मास भी कैंसिल आउट हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ B और काइनेटिक एनर्जी ऑफ A, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ B कितना है भाई x, A कितना है 3x, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिला 1:3, 1/√3, तो 1.732। तो ये आ गया आपका रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ A एंड B। समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ A 200% ज्यादा है एज कंपेयर टू B, तब इन दोनों को जो वेवलेंथ रेशियो आएगा वो 1/√3 आएगा, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिलेगा। गेटिंग और नॉट, ये आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिलेगा। तो ओवरऑल हमने देख लिया बच्चों वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो आई होप इसमें आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो मैंने आपको बताया कि जैसे लाइट है, तो लाइट को दो तरह के बताए गए दो तरह के नेचर शो करते हैं, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। ठीक है, तो कहा डी ब्रोगली ने अपने क्वेश्चन में कहा कि ये दोनों तरह के हो सकते हैं, वेव नेचर पार्टिकल दोनों हो सकते हैं भाई। नहीं तो आप इसके लिए एक इक्वेशन ड्राइव किए। उन्होंने क्या कहा कि इक्वेशन हमारे पास क्या है बच्चों, लेमडा इक्वल टू h/p। लेमडा किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेवलेंथ को, p किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोमेंटम को। नहीं जिसके पास मोमेंटम है वो पार्टिकल है, और जिसके पास वेवलेंथ है वो वेव है। नहीं तो पार्टिकल वेव दोनों का ये बता दिया। फिर उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो इक्वेशन है आप यूज करेंगे ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूलर आयन के लिए। क्योंकि जैसे जैसे आप मास बढ़ाओगे, जैसे जैसे मास बढ़ाओगे वेवलेंथ घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इतना ज़्यादा अगर कम कर देंगे कि मेजरेबल नहीं हो,
सिग्निफिकेंट नहीं हो तो फिर वो हमारे लिए यूजलेस होगा। नहीं, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि अगर आप 0.5 ग्राम का एक बॉल ले लो, क्रिकेट बॉल, और उसको 100 मीटर पर सेकंड से फेंको, तो उसमें जो ये आया आपका वेवलेंथ आया वो 10⁻35 के रेंज में आया, जो कि बहुत कम है। दैट मीन्स कि ये कॉन्सेप्ट इनवैलिड हो जाएगा अगर आपका पार्टिकल हेवी है। नहीं, इसका मतलब कतई नहीं कि उसके पास वेवलेंथ, जैसे आप मूव करो तो आपके पास भी वेवलेंथ आएगा, ट्रक मूव कर रहा है, बस मूव कर रहा है, एरोप्लेन मूव कर रहा है, उसके पास भी वेवलेंथ आएगा, लेकिन इतना कम के नॉट मेजरेबल। ठीक है बच्चों, तो ये था अबाउट वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन या डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। डी ब्रॉय इसको पढ़ते हैं हम लोग, डी ब्रॉय कॉन्सेप्ट। ठीक है, लिखते हैं डी ब्रॉगली, तो कोई नो प्रॉब्लम। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा बच्चों। इसको इस पे काम कर लीजिए, इस पे और जो भी एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस गिवन है आप उसको स्टडी कर लीजिए। खासकर जो पोटेंशियल और चार्ज इनटू पोटेंशियल वाला है उस पे क्वेश्चन आता है, आईआईटी में भी आया हुआ है भी कई बार। नहीं तो चलिए, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।